नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। ऑल्दो मैक्रो एनवायरनमेंट अभी बहुत वॉलेटाइल है, काफ़ी अनसर्टिनिटी है, पर ओवरऑल हमारी वॉच लिस्ट स्टॉक्स के रिजल्ट्स स्ट्रॉन्ग ही आए हैं। हमारी अभी यही राय है कि आप सभी ना थोड़ा थोड़ा करके निवेश करते रहो। अगर आप टेंशन्स कम होने या ख़त्म होने का इंतज़ार करोगे, तब आपको ये वैल्यूएशंस या ये दाम नहीं मिलेंगे जो अभी हाई अनसर्टिनिटी की वजह से मिल रहे हैं। तो इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए 12 स्मॉल कैप बिजनेसेस लेकर आए हैं जिन्होंने सो फार Q4 मार्च क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं। तो अब बिना कोई देरी किए चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला बिजनेस जो हमारी लिस्ट में है वो है सेम इंडिया प्रोजेक्ट्स। सेम इंडिया का पहले नाम आईटीडी सीमेंटेशन हुआ करता था, पर पिछले साल इसे अदानी ग्रुप ने खरीद लिया था। अदानी का सेम इंडिया को खरीदने का कारण क्या था कि इनकी मैरीटाइम स्ट्रक्चर्स और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स में एक्सपर्टीज है। मैरीटाइम स्किल सेट सीधा अदानी पोर्ट्स और एसईजेड को काम में आ रही है। और सेम इंडिया से पहले अदानी ग्रुप की मेट्रो डेवलपमेंट और टनलिंग में प्रेजेंस नहीं थी। ये बाकी ईपीसी प्रोजेक्ट्स करते थे, रोड्स हाईवेज से लेकर कॉमर्शियल एयरपोर्ट्स सब कुछ। पर सेम इंडिया के एक्विजिशन से अदानी के लिए मेट्रो और टनलिंग वर्क्स भी अनलॉक हो गए हैं। अब एज इन्वेस्टर्स हमारे लिए क्या की पॉइंट्स हैं कि सेम इंडिया कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करता है और उनमें मार्जिन प्रोफाइल बेहतर होती है। इसके अलावा अदानी ग्रुप के अंडर आने के बाद से इन्हें फ्रेश ऑर्डर विंस और ग्रुप से ही सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क्स दोनों का बेनिफिट मिल रहा है। जैसे इन्हें इन जनवरी से मार्च के महीनों में ही बिहार में मोकमा से मुंगेर तक 82 किलोमीटर का 4 लेन एक्सप्रेसवे का रोड प्रोजेक्ट मिला है। इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगभग आपकी 3,100 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अदानी के ही जो मेन मुंद्रा पोर्ट में इन्हें कंटेनर टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन का 1600 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ऐसे ही Q3 में इन्हें पुणे मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था। तो Q4 इनके लिए काफ़ी बड़ा क्वार्टर था। एज अराउंड 5,150 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इन्हें इसी एक क्वार्टर में मिले हैं। और इन सब ऑर्डर विन से कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक अभी लगभग 24,500 करोड़ रुपए की हो गई है। और हालांकि यहाँ लिखा नहीं है, पर इन सब ऑर्डर विन्स की वजह से ही इनकी ऑर्डर बुक ही 34% ग्रो कर गई है ईयर ऑन ईयर। यहीं आप देखोगे कि पेंडिंग ऑर्डर्स में या ऑर्डर बुक में 33% कॉन्ट्रीब्यूशन मैरीटाइम सेक्टर का है। उसके बाद 23% अर्बन इंफ्रा, मेट्रो और एयरपोर्ट्स, जिसमें ज़्यादातर ऑर्डर्स मेट्रो के ही हैं। थोड़ा हम आपको अंदाज़ा दें तो मैरीटाइम सेक्टर में सेम इंडिया ऐसे जेटीज़, कंटेनर टर्मिनल्स और ब्रेक वाटर्स के डेवलपमेंट का काम करता है। मेट्रो रेल में इनकी टनलिंग और अंडरग्राउंड स्टेशंस में एक्सपर्टीज है। जैसे इन्होंने चेन्नई से लेकर कोलकाता, मुंबई मेट्रो सबके लिए प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं। अब इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं और मैनेजमेंट का फ्यूचर को लेकर क्या आउटलुक है उस पर भी बात कर लेंगे हम लोग। तो Q4 में रेवेन्यू इनका पिछले साल से 17% ग्रो किया है। इनके कुछ पेंडिंग पेमेंट्स के क्लेम्स थे, वो क्लियर हुए हैं, इसलिए मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। तभी आप देखोगे कि मार्जिन्स इतने अच्छे आए हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट दोनों ही पिछले साल से डबल हो गए हैं। और देखिए मार्जिन्स जो हैं ये आपके वापस से नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो इनके जो रिजल्ट्स में मेन हाईलाइट है वो ये पैट ग्रोथ या मार्जिन एक्सपेंशन नहीं है, हाईलाइट है ऑर्डर इनफ्लोज, जिन पर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब जल्दी से कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कहा है इस पर हम लोग बात करके आगे बढ़ते हैं। तो इस साल के लिए मैनेजमेंट ने लगभग 25% रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट दिया है कम से कम, और उसके लिए इनके पास मतलब भर के देखिए ऑर्डर्स भी हैं। एबिटा मार्जिन के लिए 10.5% की गाइडेंस है। FY26 में ये क्लेम्स क्लियर होने का बेनिफिट मिला था, तो फुल ईयर मार्जिन लगभग 11.9% थी। तो ऐसा हो सकता है कि रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों ही आपके 25-25% रेट से ग्रो करें। हमें इस साल ऑपरेटिंग लेवरेज या मार्जिन एक्सपेंशन प्ले आउट होते हुए नहीं दिखेगी, पर 25 के पी पर यह अच्छी खासी ग्रोथ मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि कोई रेगुलर ईपीसी प्लेयर है। हमने आपको बताया था ना कि सेम इंडिया के पास कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटीज हैं, और ये नियर फ्यूचर में नवी मुंबई एयरपोर्ट जो हाल ही में चालू हुआ है उसके फेज 2 को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। उसकी वैल्यू कुछ 70,000 करोड़ रुपए बैठेगी, जिसमें से अदानी ग्रुप के पास ही लगभग 25 से 30,000 करोड़ रुपए का काम आ रहा होगा।
और सेम इंडिया को उसमें 10,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल सकता है। तो वो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा फ्यूचर के लिए। बाकी इन्होंने इस साल 350 से 400 करोड़ रुपए का केपेक्स का गाइडेंस भी दिया है। ये हाईवे टनलिंग और मेट्रो सेगमेंट पर काफ़ी बुलिश हैं और वहां से इन्हें ऑर्डर्स आ सकते हैं। और अभी इनके पास ना टोटल 10 टनल बोरिंग मशीन्स हैं और वो सब करंट ऑर्डर्स में अभी बुक्ड हैं। तो ये और टीबीएम्स भी एक्वायर कर रहे होंगे। सेम इंडिया प्रोजेक्ट्स के बाद चलिए अब हम लोग वायर एंड केबल स्टॉक आरआर काबिल को देख लेते हैं। तो आरआर के सिर्फ नाम में ही केबल या काबिल है, असल में ज़्यादातर सेल्स लगभग 73% सेल्स इनकी वायर से ही आती हैं। केबल्स का बस 27% कॉन्ट्रीब्यूशन है। हालांकि ये जो प्रोडक्ट मिक्स है ये बदल रहा है। आरआर केबल अपनी केबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अभी 1200 करोड़ रुपए का केपेक्स कर रहा है और इस साल के अंत तक इनका टारगेट है कि केबल्स का शेयर बिजनेस में 31% हो जाएगा। बिजनेस मॉडल में देखिए कोई हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है नहीं, हम सभी को पता है कि वायर्स और केबल्स क्या होते हैं। तो अब चलिए सीधे फटाफट से रिजल्ट्स पर और फिर फ्यूचर आउटलुक पर इस पर बात कर लेते हैं। बाकी आप टेंशन ना लो, जो भी ज़रूरी बातें होंगी वो हम आपको साइड बाय साइड बताते रहेंगे। अब आप इस स्लाइड में देखोगे कि Q4 में इनकी जो सेल्स हैं ये पिछले साल से 34% ग्रो करी हैं। इसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कॉपर का है जो इतना रैली किया है और वायर्स में देखिए मेनली आपका कॉपर जाता है। अगर हम सिर्फ वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें कि वायर्स में जो कि इनका मेन सेगमेंट है वहाँ 5 से लगभग 6% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है और केबल्स में 17 से 19% की। तो ये भी देखिए अच्छे ही नंबर्स हैं क्योंकि कुछ समय पहले तक तो सेक्टर में स्टॉकिंग चल रही थी, कॉपर ऊपर जा रहा था इतना स्पीड से, तो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स बल्क में वायर्स खरीद रहे थे, उसका आरआर को बेनिफिट मिल रहा था। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जो इनका ग्रोथ सेगमेंट है वो केबल्स है, वहाँ ग्रोथ अच्छी आ रही है, मार्जिन्स अच्छे हैं और जितना कंपनी अभी खूब सारा केपेक्स कर रही है वो केबल्स साइड पर ही कर रही है और वो अभी अच्छा कर रहा है। तो पहले एक जो मेन सेगमेंट था वो अच्छा कर रहा था, अब इमर्जिंग सेगमेंट इनका अच्छा कर रहा है। अब यहाँ से आप नीचे देखोगे तो एबिटा 34.5% लगभग ग्रो किया है और एबिटा मार्जिन बहुत थोड़ी सी इंप्रूव हुई है इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर। बाकी इधर आप दाहिनी तरफ देखोगे तो फुल ईयर बेसिस पर आपको आरआर में अपॉर्चुनिटी क्या है इसका बेटर आइडिया लगेगा। FY25 में आप देखो कि एबिटा मार्जिन जो 6.4% थी वो बढ़कर इस FY26 में आपकी 8.1% हो गई है। केबल्स में जो आपके मार्जिन्स होते हैं वो बेहतर होते हैं, जैसे पॉलीकैब की ये साल एबिटा मार्जिन 14% रही है। तो ट्रिगर क्या है कि जैसे जैसे इनका केबल्स का कंट्रीब्यूशन बिजनेस में बढ़ता चला जाएगा तो वहां पर हमें मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। बाकी इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज का भी बेनिफिट मिल ही रहा है। इनके मैनेजमेंट का कहना है कि FY27 में ये इस 8% एबिटा रेंज से 10.5% पहुंच जाएंगे और शॉर्ट टर्म के लिए आरआर में यही मेन ट्रिगर है। बाकी फिर आप जब नीचे आओगे एंड में तो यहाँ पढ़ोगे कि नेट प्रॉफिट इनका पिछले साल से 30% ग्रो किया है। अब अगर इस साल कॉपर अभी जिस रेट पर चल रहा है वहीं रहता है तो ये लगभग 30% सेल्स अपनी ग्रो कर ले जाएंगे और फिर इसमें 16 से 18% कंट्रीब्यूशन जो है वो वॉल्यूम ग्रोथ का रहेगा। इसमें ग्रोथ ड्राइवर आपका केबल डिवीजन ही रहेगी जो हमने आपको बताया, और अगर कॉपर और रैली कर जाता है तो फिर ये 35% या उससे भी ज़्यादा की मे बी सेल्स ग्रोथ कर ले जाएं। पर आपको ना टॉप लाइन ग्रोथ से ज़्यादा इंप्रेस नहीं होना है, बिकॉज मेन जो है वो अपने लिए वॉल्यूम ग्रोथ है, उसे ट्रैक करना है। बिकॉज जो आपका ये जो प्राइस इन्फ्लेशन होता है या जो कमोडिटी इन्फ्लेशन होता है ये पूरा पास ऑन हो जाता है। बाकी अगर एबिटा मार्जिन में जो एक्सपेंशन है लगभग 2.5% का जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो पूरा आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन में अगर पास ऑन हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोग ना इस साल के लिए आराम से आरआर में 875 करोड़ से 900 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, जिसके बेसिस पर आपका जो फॉरवर्ड पीई है वो अंदाजन 25 निकल कर आता है, जो कि किसी वायर और केबल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा वैल्यूएशन है। हाँ, हमको एक गैप या आप उसे रिस्क बोल लो कि वो हमें क्या दिख रहा है कि आरआर में, और असल में ना वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि आरआर को बेहतर प्राइस पर टाइम करने की, कि इनका ये जो Q1 है माने कि अप्रैल से जून के जो रिजल्ट्स आएंगे वो थोड़े कमजोर रह सकते हैं, क्योंकि इनकी लगभग 30% जो सेल्स हैं वो एक्सपोर्ट से आती हैं, जिसमें
40% हिस्सेदारी तो मिडिल ईस्ट की ही है। अब मार्च क्वार्टर में तो इतना फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि वॉर ही आपकी फरवरी एंड में शुरू हुई थी। बाकी 30 दिन का कुछ बिजनेस लॉस था, पर Q1 में आप देखिए पूरा इंपैक्ट आएगा। तो अगर आपकी आरआर में रुचि आ रही है तो हम आपको बोलेंगे कि एक साथ जाने के बजाय आप इस रिस्क को या सॉफ्ट Q1 रिजल्ट्स को टाइम करके चलो, तो मे बी आपको एक बेटर प्राइस मिल जाए। तो आप देख रहे हो ना कि कैसे आप बिजनेसेस को क्लोजली ट्रैक करके अपनी एंट्री और एग्जिट की जो पोजीशन है वो आप पहले से प्लान कर सकते हो। और असल में ना एक्टिव इन्वेस्टिंग का यही बेनिफिट होता है कि चलो ठीक है, कोई आपको अच्छा बिजनेस मिल गया या आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पर कब उसमें एंटर करना है, कब एलोकेशन बढ़ाना या घटाना है, ये सब आप रिजल्ट्स और फिर वैल्यूएशन देख के टाइमली आप कर पाते हो। ये एक्टिव इन्वेस्टिंग का बहुत बेनिफिट रहता है। माने कि अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, आपको ऐसे कई ट्रेंडिंग अच्छे मॉडल्स को तो आइडेंटिफाई करना ही है, फिर उनमें एंट्री और एग्जिट ट्रिगर्स भी आपको अच्छे से ट्रैक करते रहने हैं। पर इतना सब क्लोजली स्टडी करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, और एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि वो इतना सारा समय देकर अलग अलग सेक्टर्स और कंपनियों को इतना इन डेप्थ स्टडी कर पाए। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 75 से ज़्यादा अच्छे अच्छे बिजनेसेस को आपके लिए क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और फिर वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। पर याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, 6,000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट 1,000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कांटेक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। हमारा आज का तीसरा बिजनेस है स्किपर। स्किपर पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से है और ये ऐसे ट्रांसमिशन टावर्स लगाने और लाइंस बिछाने के बिजनेस में हैं। इनके पास टावर्स के लिए अपनी खुद की 3,75,000 मेट्रिक टन्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी है। माने कि स्किपर आपका इंटीग्रेटेड ईपीसी पावर ट्रांसमिशन प्लेयर हो गया। इनके पीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स का भी एक बिजनेस है, पर वो कोई मेजर सेगमेंट नहीं है और कुछ खास अच्छा कर भी नहीं रहा है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस है ये इंजीनियरिंग सेगमेंट इनका, जो पावर ट्रांसमिशन वाला है। अब रिजल्ट्स तो स्किपर के अच्छे आए हैं। सेल्स आप देखोगे कि पिछले साल से 29% बढ़ी हैं। यहाँ लिखा नहीं है, पर जो मेन इंजीनियरिंग या पावर ट्रांसमिशन सेगमेंट है जो हमने आपको बताया, तो उसमें 33% की टॉप लाइन ग्रोथ आई है। इसके अलावा आप देखोगे कि ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा मिला है, तो थोड़े से मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं, फिर फाइनेंस कॉस्ट कम हुई है, तो सबको मिला के नेट प्रॉफिट आपका 70% पिछले साल से ग्रो किया है। तो हेडलाइन नंबर्स तो अच्छे हैं, पर ये देख के हम भी बहुत खुश हो गए थे। पर इन्होंने ना अपनी ग्रोथ गाइडेंस घटा दी है। FY26 के लिए भी इन्होंने अपनी ग्रोथ गाइडेंस घटाई थी। जब साल शुरू हुआ था तब ये 25% टाइप सेल्स ग्रोथ की बात किया करते थे, फिर उसको कम करके इन्होंने 20% कर दिया था। और अब मैनेजमेंट इस साल के लिए, माने कि FY27 के लिए और कम ग्रोथ का अनुमान दे रहा है। इनका कहना है कि इनका 15% रेवेन्यू ग्रोथ आएगी और 30% टाइप प्रॉफिट ग्रोथ का टारगेट रहेगा। और अब जब तक ये ग्रोथ रेट ना वापस से 20-25% के ऊपर नहीं चला जाता है, तब तक स्किपर हमारे लिए अब इतना अट्रैक्टिव बेट नहीं रह गया है। तो इसको आप समझो। और ट्रांसरेल और स्किपर को हमने ट्रैक करना इसी वजह से शुरू किया था, क्योंकि ट्रांसमिशन नेटवर्क को एक्सपैंड करने और अपग्रेड करने के लिए काफ़ी केपेक्स किया जा रहा है। तो ये सेक्टर में ग्रोथ रेट्स इंप्रूव होते, जैसे आप देखोगे कि पावर डिमांड तो बढ़ ही रही है, प्लस डेटा सेंटर्स भी केपेक्स ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट या पावर रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसमें ना ग्रीन एनर्जी का भी रोल है कि आपने सोलर प्लांट या विंड प्लांट तो लगा दिया, पर जो आपके पावर प्लांट्स होते हैं वो शहर के बाहर लगते हैं, जहां खाली ज़मीन होती है, और कंजम्पशन आपका तो शहरों में होगा जहां पर इंडस्ट्रीज़ हैं, घर हैं। तो आपको पावर इवैक्यूएट करने के लिए भी ट्रांसमिशन लाइंस चाहिए या ट्रांसमिशन नेटवर्क चाहिए। और ऑलरेडी सोलर पावर प्लांट्स डीले हो रहे हैं क्योंकि उतनी ट्रांसमिशन कैपेसिटी नहीं बन पा रही है या नहीं आ पा रही है। तो ये ट्रिगर्स हैं जो इस सेक्टर को फोकस में रखे हुए हैं, पर ऑन ग्राउंड ना डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे हैं। पिछले 2 साल राइट ऑफ वे और
फॉरेस्ट क्लियरेंस में डिलेस के चलते खराब गए हैं, काफ़ी काम आपका ठप पड़ा है। राइट ऑफ वे मतलब होता है कि सरकार सिटीजन से हाईवे या ट्रांसमिशन लाइन लगाने के लिए या हाईवे बनाने के लिए ज़मीन ले लेती है, तो वो एक प्रॉब्लम है कि वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा इक्विपमेंट्स की, जैसे कि ट्रांसफार्मर्स वगैरह की शॉर्टेज चल रही है, जो भी आपके क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हैं। तो ऐसे में आपका ये पूरा साल FY27 भी ट्रांसमिशन थीम के लिए ड्राई जाएगा। कई सारे प्रोजेक्ट्स तो पिछले साल से ही इस साल रोल ओवर हुए हैं। और इसके अलावा ना स्किपर का जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है उधर भी ये सफ़र किया है, बिकॉज मिडिल ईस्ट इनके लिए मेजर मार्केट था और वो पूरा वॉर की वजह से इम्पैक्टेड है। और फिर जंग के चलते हुआ क्या है कि फ्रेट कॉस्ट बढ़ गए हैं। अफ्रीका जैसे मार्केट्स में ना अन्य कस्टमर्स आपके डिलीवरी इस वजह से डिले कर रहे हैं, इस होप में कि मे बी थोड़ा वॉर शांत हो तो फ्रेट कॉस्ट आपके थोड़े कम हो जाएं। सो ओवरऑल हुआ क्या है, इंडिया में ये राइट ऑफ वे और क्रिटिकल इक्विपमेंट्स की प्रॉब्लम हो गई और बाहर एक्सपोर्ट मार्केट्स में ये वॉर की वजह से डिसरप्शन हो गया। तो दोनों ही तरफ इन्हें हिट मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्किपर के लिए अभी ये जो नेक्स्ट 1 साल है या नेक्स्ट 1 ईयर है, ये बहुत ब्राइट नहीं है। कंपनी बाकी जोग्राफीज में डाइवर्सिफाई कर रही है, जैसे इन्हें नॉर्थ अमेरिका में एक मेजर ऑर्डर मिला है, पर वो उतना हेल्प नहीं करेगा कि ये दोनों प्रॉब्लम्स को इनका सॉल्व कर दे और बिजनेस में वापस से तेज ग्रोथ ले आए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्किपर के लिए अभी तो मान लो ये साल ठंडा जाएगा और करंट सिनारियो में स्विच करना ही ठीक रहेगा हमारे हिसाब से, कि आप स्किपर में अगर आप इन्वेस्टेड हो या आपकी इसमें मतलब आप हो होल्डिंग है, तो आप बाकी कई बिजनेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो जो अभी अच्छा कर रहे हैं। बिकॉज हमें नहीं पता कि 6 या 9 महीने बाद भी सिचुएशन रिकवर होगी कि नहीं होगी या प्रॉब्लम और खिंच जाएगी। और हाँ, इनकी कॉन कॉल में ना एक और प्रॉब्लम थी और वो थी रिसीवेबल्स की, जो इशू हाईलाइट हुआ था। और इनका हुआ क्या है कि पिछले साल से रिसीवेबल्स आपके डबल हो गए हैं। उस पर मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दी है कि 260 करोड़ रुपए का जो पेमेंट था वो कुछ टेक्निकल एरर के चलते 1 या 2 अप्रैल को आया है, इसलिए वो उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए बुक्स पर। और दूसरा कारण दिया या रीज़न दिया मैनेजमेंट ने कि Q4 में आपका जो डोमेस्टिक रेवेन्यू होता है वो ज़्यादा ग्रो किया था, माने कि जो इंडिया बिजनेस है, और इंडिया बिजनेस में GST लगता है और पेमेंट साइकिल्स भी आपके लेट चलते हैं। तो मैनेजमेंट ये रीज़न दे रहा है। और ऑल्दो मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि जो 1485 करोड़ रुपए के डेटर्स बढ़ गए थे, ये जो रिसीवेबल्स बढ़ गए थे, उसमें से 600 से 700 करोड़ रुपए जो पैसा है वो अप्रैल में ही आ गया है। तो वैसे तो प्रॉब्लम हमको सॉल्व होती हुई दिख रही है, पर जब इनकी Q1 में कॉन कॉल होगी तो हमें ना ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स वाला इशू है इसको क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। अब चौथा बिजनेस जो हम कवर करेंगे वो है इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस। और जो भी नए लोग हैं या जो नया ऑडियंस है उनको हम थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देते हैं और फिर हम लोग सीधा रिजल्ट्स पर आएंगे। तो इंडिया शेल्टर आपका NBFC है, बजाज फाइनेंस जैसे, और ये अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, माने कि आपको छोटे साइज के 10 से 15 लाख रुपए की रेंज में होम लोन्स देते हैं और मेनली ये Tier 2 Tier 3 के छोटे शहरों में प्रेजेंट हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग का ये जो पूरा सेगमेंट है ये अभी बहुत बूम कर रहा है और मतलब इस वजह से इंडिया शेल्टर को हम लोग ट्रैक करते हैं। अब हेडलाइन नंबर से शुरुआत करते हैं। तो इधर आप देखोगे कि डिसबर्समेंट्स, माने कि नए लोन्स पिछले साल से 11% ग्रो किए हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% की ग्रोथ आई है। ग्रॉस AUM माने कि टोटल लोन्स आपके 29% ग्रो किए हैं और इनकी ना 30 से 35% की गाइडेंस हुआ करती थी, तो ये विद इन रेंज है। और इधर आप देखोगे यहाँ पर कि इनका जो AUM या लोन बुक है वो आपकी 11,000 करोड़ रुपए की हो गई है और इनका 2030 तक लॉन्ग टर्म टारगेट है कि 30,000 करोड़ रुपए लोन बुक साइज ये लोग कर ले जाएं और उसके लिए इन्हें यहाँ से 30% टाइप ग्रो करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। अभी जैसे ना इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो मैनेजमेंट ने कहा है कि ग्राउंड लेवल पर सो फार तो इन्हें कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा है, पर फिर भी ये थोड़ा कॉशियसली नए लोन्स दे रहे हैं। और Q4 की डिसबर्समेंट्स ग्रोथ इसी वजह से थोड़ी स्लो थी, पर मैनेजमेंट ने इस साल के लिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस को ध्यान में रखते हुए यही बोला है कि आप 20% टाइप डिसबर्समेंट्स ग्रोथ ही लेकर चलो, बहुत ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करो डिसबर्समेंट साइड पर। और ये जो 20% नए लोन्स का टारगेट है ना ग्रोथ का, तो ये इस साल इनको 27 से 28% AUM ग्रोथ लाकर दे देगा, पर अगले साल से इन्हें स्पीड अप करना पड़ेगा। तो होपफुली ये साल वॉर खत्म हो जाए
और एज सच ये देखिए कोई बेकार गाइडेंस ऑनेस्टली है नहीं। आप देखोगे तो सभी कंपनीज के मैनेजमेंट्स इस समय बहुत कंजर्वेटिव टोन लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में 27-28% AUM ग्रोथ बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि एसेट क्वालिटी नंबर्स जो हैं वो आपके लार्जली स्टेबल हैं, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। पिछले क्वार्टर स्टेज 3 एसेट्स और फिर आपके 30+ DPD बकेट्स में थोड़ा स्ट्रेस बढ़ने लगा था, पर वो कंट्रोल में आ गया है। और होता क्या है कि जहाँ भी कोई लोन जो आपका होता है वो स्टेज 3 में एंटर करता है, वहाँ से आपका जो ये सरफेसी एक्ट लगने लगता है, तो वो आपको बुक क्लीन रखने में हेल्प करता है। बाकी आप देखोगे कि नीचे इधर कॉस्ट ऑफ फंड्स और यील्ड, माने कि इंडिया शेल्टर किस रेट पर मार्केट से पैसा उठा रहा है और आगे किस रेट पर लोन दे रहा है, दोनों फिगर्स स्टेबल हैं। स्प्रेड आपकी 6.6% है, मतलब जो इनकी मार्जिन बनती है, पर इस साल के लिए मैनेजमेंट ने 6% स्प्रेड की गाइडेंस दी है और बाकी इनका लगभग 45 ब्रांचेस खोलने का गोल रहेगा। अब लास्टली P&L स्टेटमेंट देखें तो इंटरेस्ट इनकम इनकी पिछले साल से 24% बढ़ी है। कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिल रहा है और मैनेजमेंट का कहना है कि आगे भी मिलता रहेगा। पर हाँ, इस क्वार्टर इन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करनी पड़ी है, इसलिए क्रेडिट कॉस्ट आपकी बढ़ गई है। तो नेट प्रॉफिट में थोड़ी डल 27% की ग्रोथ आई है, पर ओवरऑल इस एनवायरनमेंट में हम यही बोलेंगे कि ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं। और हमको सबसे अच्छा क्या लगा इनके रिजल्ट्स में कि इनका जो BT आउट का रेशियो है वो नीचे आ गया है, वो अभी 4% से भी नीचे हो गया है। जबकि आप देखोगे कि अन्य हाउसिंग फाइनेंस लेंडर्स BT आउट की प्रॉब्लम से थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और BT आउट को आप ऐसे समझो कि NBFC की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बैंक से ज़्यादा होती है, तो NBFC आपका लोन भी ना ज़्यादा या हायर इंटरेस्ट रेट पर देता है। अब कई बार क्या होता है कि अगर कस्टमर की प्रोफाइल ठीक ठाक होती है और उसमें फिर अवेयरनेस आ जाती है या कोई बता देता है, तो क्या करता है वो बैंक जाके कम दर पर पैसा उठा के अपना लोन ट्रांसफर करवा लेता है। पर इंडिया शेल्टर का ना अपने कस्टमर्स के साथ एंगेजमेंट बहुत अच्छा है और उसका इन्हें फायदा मिल रहा है, तो इनका BT रेशियो उल्टा पिछले 2-3 सालों में सबसे कम है अभी। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन कॉन कॉल में इसके अराउंड भी था कि इन्हें अपना हाउसिंग लोन्स का जो शेयर है वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माने कि वो लोन्स जो लोग अपनी ज़मीन या घर गिरवी रख कर लेते हैं उससे ज़्यादा रखना है, वरना इन पर जो हाउसिंग फाइनेंस लेंडर की डेफिनेशन है वो नहीं लगेगी। पर उसको ये मैनेज कर रहे हैं और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इन डेप्थ जाकर आपको बताएं, तो वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिया शेल्टर के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, वैल्यूएशन भी अच्छा है, आप इसको अभी देख सकते हो। हाँ, लेंडर्स के साथ हम यही कहेंगे कि जितने भी लेंडर्स हैं, जैसे आपका SBFC हो या इंडिया शेल्टर हो, तो आप इनको स्लोली अप्रोच करो, बिकॉज वॉर जो अब ये खिंच रही है, हमें मे बी इकोनॉमी में थोड़े थोड़े स्ट्रेस पॉइंट्स दिखने लगेंगे। तो इस वजह से आप जाओ, बिजनेसेस को एक्सप्लोर करो, बट लेकिन आप थोड़ा कॉशियसली करो, ऐसा बल्क में मत करो। अब सो फार हमने 4 स्टॉक्स कवर कर लिए हैं। बाकी के जो 8 बिजनेसेस हैं वो हैं आपके टिप्स म्यूजिक, DCB बैंक, SBFC फाइनेंस, बजाज कंज्यूमर, ऑरम प्रॉपटेक, वेबसॉल, कैप्री ग्लोबल और फेडफिना। इनके भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और इनको ना हमने आपके लिए अलग से 2 वीडियोस में किया हुआ है कवर। हम उसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप याद से उन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा और आपके जो भी डाउट्स हों या क्वेरीज आए वो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम इतनी सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, आप हमें अपने लाइक्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए ऐसे और इन डेप्थ रिसर्च वाले वीडियोस ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर ला पाएंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।